हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। दिस इज द 8th लेक्चर ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम डिस्कस की थी, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम एंड दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे क्या होता है, ज्योमेट्रिकली समझेंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट ये आएगी भाई f(x) मान लो कोई फंक्शन है and this function is defined on this interval, close interval ab। ठीक है ना, इसके ऊपर डिफाइंड है। तो रोल्स की तरह ही है, बस रोल्स थोड़ा सा स्पेसिफिक केस था, ये जनरलाइज केस है। तो होता क्या है, इसमें देखो रोल्स में 3 कंडीशंस होती थी, यहाँ पे 2 कंडीशंस चेक करनी है आपको। सबसे पहले f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, तो ये कंडीशन वहां भी होती थी। दूसरा है f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b। तो यहाँ वो कंडीशन, यहाँ ये कंडीशन वहां भी होती थी। थर्ड कंडीशन रोल्स में अलग होती थी कि जो बाउंड्री पॉइंट्स है वहां पे वैल्यू फंक्शन की सेम हो, फंक्शन की वैल्यू एट a इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट b, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस अगर हैं तो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन द इंटरवल ओपन इंटरवल a b such that उस c की प्रॉपर्टी क्या होगी, such that derivative of the function at c is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। ये होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो रोल्स थ्योरम तो यही था, क्योंकि f of a is equal to f of b हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो f dash c 0 हो जाता था वहां पे। ठीक है, तो एक तरह से रोल्स थ्योरम इसका एक पर्टिकुलर केस है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो f dash c is equal to fb minus fa अपॉन b minus a हो जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो 2 कंडीशंस यहाँ पे एसेंशियल है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिकली हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है। तो सपोज करो मैं कोई कर्व यहाँ पे ट्रेस कर देता हूँ। ठीक है, हम कोई भी कर्व यहाँ पे ले लेते हैं, लाइक दिस इज द कर्व। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मान के चलते हैं, तो ये पॉइंट आपका है x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। ये कोई फंक्शन है तो उसके लिए मैंने कोरस्पोंडेंस में कर्व खींच दी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट आएगा, तो दिस इज द पॉइंट a कॉमा fa कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसलिए ब्रेक नहीं है और कोई s नहीं है। ये कौन सा पॉइंट होगा भाई, तो यहाँ पे x कितना है b और y कितना हो जाएगा fb। क्यों भाई, क्योंकि फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू fx। ठीक है ना, तो देखो समझने की चीज क्या है, ज्योमेट्रिकली ये जो थ्योरम है वो क्या कह रही है कि मैं इस कोड को ज्वाइन करता हूँ, दैट दिस इज द पॉइंट a कैपिटल A, दिस इज द पॉइंट कैपिटल B। तो मैं इस कोड को ज्वाइन कर दिया मैंने a b। जैसे a b कोड है, इसकी स्लोप देखो क्या है। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस कोड a b कितनी आएगी भी, 2 पॉइंट फॉर्म से देखें तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो क्या ये टर्म यहाँ यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन दिस इंटरवल a to b where tangent to this curve will be parallel to this। इसका मतलब टेंजेंट की जो स्लोप है f dash c उस पॉइंट पे, मान लो ये आपको पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेगा ना वो टेंजेंट क्या होगा, इस कोड के पैरेलल आएगा। ठीक है, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस कोड। ठीक है, ये वो टेंजेंट है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू c। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c वेयर टेंजेंट, तो कंडीशन तो पहले लिख दी मैंने, एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग्स टू a b सच दैट टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c टू द कर्व इज पैरेलल टू द कोड joining end points of the curve। end point से मेरा मतलब क्या है कि इस इंटरवल के कोरस्पोंडेंस में end point, तो जैसे ये end point था, दूसरा ये था, तो इन end points को ज्वाइन करने वाली जो कोड है उसके पैरेलल आपको क्या मिलेगा, एक टेंजेंट मिलेगा, एटलीस्ट एक टेंजेंट मिलेगा, हो सकता है आपको 2 टेंजेंट भी मिल जाए। तो कल दोनों पॉइंट ऐसे होते थे।
ठीक है ना, दोनों मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम होता था, दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे होते थे, तो वहां पे जो कोड खींचती थी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी, तो हमने सीधा ये बोल दिया था कि टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रोल्स थ्योरम में। ठीक है, लैग्रेंज में थोड़ा जनरलाइज है, ये कोड कैसी भी हो सकती है। ठीक है भाई, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस है कि ज्योमेट्रिकली क्या इंप्लाई करता है। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन सेट करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पे वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है आपको, और उसके बाद ये कंडीशन लगती है। उसके बाद लैग्रेंज थ्योरम क्या कहते हैं कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फिर ये इंटरवल ही नहीं बनेगा भाई। क्लियर है, तो दिस इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई जैसे रोज को किया था वैसे इसको करना है। तो वेरीफाई में क्या होता है, पहले दो कंडीशंस दिखाओ, उसके बाद सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एफ दिया गया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की बारे में बताया गया है 1 से लेके 5 तक। ओके, तो अगर इस फंक्शन की बात करें, ओके, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी में बात करें तो एक तो ये फंक्शन है भाई, ऐसे सोचो आप, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एक आप सोचो ये फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। ओके, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन, एंड स्क्वायर रूट फंक्शन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है अपनी डोमेन में, जहां पे डिफाइंड है। ठीक है, तो देयर कंपोजिशन, ठीक है, तो एक ये फंक्शन एक फंक्शन है, दोनों की कंपोजिशन करता हूं। इसको मान लो मैंने मान लिया hx और इसको मैंने मान लिया kx। तो अगर मैं कहूं k कंपोज विद h फाइंड आउट करो, तो आपको fx ही मिलेगा, k कंपोज विद hx। तो अगर ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हैं तो देयर कंपोजिशन विल बी कंटीन्यूअस। तो क्या कह सकते हैं कि fx कैसा फंक्शन है, अभी कंटीन्यूअस फंक्शन है, ऐसे कह सकते हो। या फिर आप सीधा देख सकते हो कि 1 से 5 में दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, आराम से डिफाइंड और डेफिनेट है, कोई ब्रेक वगैरह दिख ही नहीं रहा है हमें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो उसको। तो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन 1 to 5। भाई 5 से आगे दिक्कत हो जाती है आपको, क्योंकि 5 से आगे डिफाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि मैं कहा ये जहां डिफाइंड हो वहां पे कंटीन्यूअस होता है, तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे 5 से आगे नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता, फिर कंटीन्यूटी की बात ही नहीं आती वहां पे। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से आगे वाली चीजें भी काम आ जाएंगी, क्योंकि एफ डैश सी बाद में निकालना भी अगर यूज होता है तो आएगा 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -2x, तो ये मिल गया -x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो अगर x लिया जाए फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to 5, इस इंटरवल में अगर बात करें, ओपन लेना होता है ना, तो इस इंटरवल में ये क्या है, हर कहीं डिफाइंड है। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू आपको मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो भाई कंटीन्यूअस भी हो गया क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए भाई, देन एफ डैश सी किसके इक्वल रखा जाना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ना बी क्या है यहाँ पे, बी इज 5, तो ये हमारे लिए b है और ये हमारे लिए क्या है अभी a। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे अब क्या मिल रहा है। तो f डैश c देखो पहले क्या है, तो f डैश c आएगा -c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू fb। तो fx इज दिस ना, f ऑफ b, तो f ऑफ 5 कितना आएगा 0, माइनस f ऑफ 1 देखेंगे ये आएगा √24 अपॉन b माइनस a, तो इट विल बी 4। ओके, तो यहाँ तक आ गए हम। यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। स्क्वायरिंग करने से आएगा 4c स्क्वायर 16c स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16c स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आएगा 24 into 25 माइनस c स्क्वायर, तो कैंसिल हो रहा है कुछ, 8 से डिवाइड कर देता हूँ 3 और ये 2 पे कटेगा, तो फाइनली हमें मिलेगा 2c स्क्वायर और 3c स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 into 3। तो c स्क्वायर आप देख सकते हो कितना आ रहा है 15। तो c की दो वैल्यूज यहाँ से मिल रही हैं, प्लस और माइनस √15, लेकिन हमें इस इंटरवल में चाहिए तभी वेरीफाई होती है। तो क्या करेंगे, माइनस को हम क्या कर देंगे, माइनस c की दो वैल्यू होगी √15 और दूसरा है c इक्वल टू -√15, तो इसको नेगेट कर देंगे,
क्या ये 1 से 5 में है? बिल्कुल 1 से 5 के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, एप्लीकेबल है और वेरीफाई भी होगी क्योंकि सी की वैल्यू इसके बीच में आपको मिल रही है। आया भी समझ में? तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चार फंक्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि किसके ऊपर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। इंटरवल को बड़े ध्यान से देखना है, कभी जल्दबाजी में आंसर दे के आ जाओ इस इंटरवल पे, इस इंटरवल में, अदरवाइज आपको लगेगा ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई कहाँ नहीं है? जीरो पे। तो जीरो को हमें देखना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ये बताना है हमें ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसा है? मल्टी करेक्ट है। तो मल्टी करेक्ट में क्या होता है? हर ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, तो हम हर ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, तब जब x 1/2 से छोटा है, और 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब x 1/2 या उससे बड़ा है। सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात आती है। तो कंटीन्यूअस, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो 0 से 1 में बात करनी है हमें, क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो देखो 0 से हाफ तक फंक्शन पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस, हाफ से 1 तक कंटीन्यूअस। डिस्कशन का पॉइंट है हाफ बस। तो एट x इज इक्वल टू हाफ देखेंगे हम। तो एट x इज इक्वल टू हाफ अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है? तो लिमिट x टेंडिंग टू हाफ नेगेटिव, और fx क्या है? 1/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी आप देख सकते हो बड़े आराम से, 0 आ रहा है। यहाँ पे हाफ रखोगे राइट वाले पोर्शन में, 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? अब फंक्शन की वैल्यू हाफ पे कितनी भी 0 है, तो इसका मतलब कंटीन्यूअस तो है। कंटीन्यूअस है तो एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। तब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में देखनी होती है 0 से 1 में इसमें। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब हाफ पे ही डाउट है हमारा। तो कंटीन्यूअस है ना, तो कंटीन्यूअस तो सिंपल डेरिवेटिव करने से पता चल जाएगा आपको। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। f डैश x क्या है? तो यहाँ पे f डैश x है -1, कब? जब x लेस देन हाफ है, और यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस एक्स एंड देन माइनस और लग जाएगा इसके साथ, कब? जब x हाफ या उससे बड़ा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा हाफ पे, तो यहाँ पे हाफ रखोगे तो -1 आएगा। भाई राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप माइनस हाफ रखोगे यहाँ पे तो 0 आएगा। तो क्या इक्वल है? नहीं है। तो क्या कहोगे? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू हाफ। भाई ये मेथड मैं तभी लगाता हूँ जब कंटीन्यूअस हो फंक्शन, तो कंटीन्यूअस तो है इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू हाफ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये सही, ठीक है। बी ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे में दिया है fx इज इक्वल टू x इंटू मोड x। तो x इंटू मोड x की बात करोगे तो ये क्या होगा भाई? x स्क्वायर आएगा, कब? जब x 0 है, 0 से बड़ा। ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली। और मेरे को बात करनी है 0 से 1 में, तो मैं 0 से 1 के लिए देखूंगा ना, मेरे को लेफ्ट में क्यों देखना है? 0 से छोटे के लिए बात ही नहीं करूंगा मैं। तो इस फंक्शन की बात करें तो क्या होता है? दिस इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन है सिंपली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो एप्लीकेबल होगी, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इसमें देखो x इंटू मोड x की बात है, वैसा ही यहाँ पे है fx इज इक्वल टू मोड x है, लेकिन x 0 से 1 में बात करनी है। तो यहाँ पे कैसा आएगा? x आएगा, कब? जब x 0 से 1 में लिया जाए। तो भाई ये फंक्शन तो क्या है? ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होती है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करते हैं हम? ओपन 0 से 1 में चेक करते हैं, ठीक है। तो ओपन 0 से 1 में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि 0 पे आपको चेक ही नहीं करनी ना डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। और इसकी अगर बात करें तो देखो कंटिन्यूटी की बात करें, लिमिट अगर x 0 पे जाएगी तो ये कहाँ जाएगा? देखो वैसे ये फंक्शन कैसा है? अगर ये 0 नहीं है x, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि साइन भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, x भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। दिक्कत तभी हो सकती थी जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर 0 है ही नहीं, क्योंकि ये तभी डिफाइंड है जब x 0 नहीं है, ठीक है। तो जब बात आती है इस फंक्शन के फोर्थ पार्ट की, तो क्या है अभी? fx हमारा है sin x by x जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 when x इज इक्वल टू 0, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी का हमारा जो डाउट आता है वो 0 पे आता है, क्योंकि 0 के बड़े के लिए क्या है? कंटिन्यूअस। हमें बात करनी है 0 से 1, तो 0 से छोटे के लिए हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब बात करते हैं 0 पे। तो लेफ्ट 0 पे लिमिट क्या आएगी? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर मैं लेके चलूं तो फंक्शन क्या लिया जाएगा? sin x by x, और ये कितना होता है?
1 होता है, विच इज सेम एज फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, क्लियरली कॉन्टिन्यूस है। ये सब हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। तो सेकंड कंडीशन पे मूव करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम चेक करना है x 0 से 1 में। तो इस इंटरवल में अगर बात करें तो फंक्शन है sin x by x, और इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि x 0 होता तो दिक्कत होती, 0 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये फंक्शन कैसे है हमारा, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। तो ओनली ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे फंक्शन हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और हाफ पे डिफरेंशिएबल ना होने की वजह से यहाँ पे LMVT एप्लीकेबल नहीं हो गया। अदरवाइज हर फंक्शन के लिए LMVT एप्लीकेबल है। 0 में दिक्कत करेगा, जैसे इसमें 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होती है, लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी है क्योंकि 0 1 में 0 पे ओपन हो जाता है डिफरेंशिएबिलिटी की टाइम। जबकि इसको हमने कंटिन्यूटी में देखा, सही है, डिफरेंशिएबिलिटी में कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन, a और b दो पॉइंट हैं और दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 0 से π/2 में। ये भी बताया है कि a b से छोटा दिया हुआ है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि एक फंक्शन बनाया a और b पे डिपेंडेंट fab tan b - tan a अपॉन b - a। तो इसके बारे में पूछे। अब ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या किया है कि f of ab इज इक्वल टू tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a। तो ऐसी चीजें अगर देखी जाएं तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का आइडिया आएगा दिमाग में कि भाई मैं फंक्शन मान लेता हूँ gx, और gx मैंने क्या मान लिया, फंक्शन tan x मान लिया क्योंकि tan b tan a आ रहा है, तो gx मैंने tan x मान लिया। ठीक है, अब मैं इसके लिए इंटरवल ले लेता हूँ a से b, क्योंकि a और b को लेके बात की गई है, तो a से b मैंने कोई इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो ये क्लियरली किसका सबसेट होगा भाई, तो ये सबसेट है 0 से लेके π/2 का। क्यों भाई, क्योंकि बता रखा है a 0 से बड़ा है, b π/2 से छोटा है, तो क्लियरली इसका सबसेट है। ठीक है, तो होगा क्या, 0 से π/2 के ऊपर बात करें, tan x कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, तो इस पे तो होगा ही। ठीक है, तो पहली बात कि gx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल a to b। दूसरा, gx इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल a to b, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 भी होता है तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है तो इसका मतलब क्या होगा कि LMVT इज एप्लीकेबल। भाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे लगेगी, तो LMVT के हिसाब से अगर बात करें तो क्या होना चाहिए भी, g of b minus g of a upon b minus a should be equal to g dash c for some c in the interval a to b which is further a subset of 0 to π/2। मानते हो? ठीक है, तो ये देखो अब g dash c क्या आएगा, तो g dash x आएगा secant square x, tan x का डिफरेंशिएशन secant square x, तो gb क्या हो गया भाई, tan b minus tan a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ आ गया secant square c for some c in the interval a to b। अब देखो c अगर a से b में है जो कि 0 से π/2 का सबसेट है, तो secant square c है ना, इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि secant square c है ना वो 1 से बड़ा मिलेगा। secant square c वैसे ही 1 से बड़ा होता है, लेकिन 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 0 पे होता है और 0 यहाँ पे अलाउड है नहीं, तो इसका मतलब 1 से बड़ा मिलेगा। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा 1 से बड़ा मिलेगा। तो इसके बारे में क्या कह सकते हो कि tan b minus tan a upon b minus a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसने इसी को क्या बोला हुआ है, इस एक्सप्रेशन को ही क्या बोला है, f of ab बोला है। तो क्या कह सकते हो, f of ab will be strictly greater than 1 अगर a और b यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो इस इंटरवल में। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अभी पिक करना था बस आपको कि लैग्रेंज से रिलेटेड टर्म्स यूज हो रही हैं, तो फिर उनको एक्सप्लॉइट करो, एक नया फंक्शन मानो और उसके हिसाब से सोल्व कर दो। आगे देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फर्स्ट लेट fx इज ए फंक्शन और ये सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स फॉर LMVT ऑन द इंटरवल 0 to 2, ये दिया हुआ है। साथ में बताया गया कि f at 0 is equal to 0 and modulus of f dash x will be less than equal to 1/2 for all x belonging to 0 to 2, then which of the following is true?
fx will be greater than equal to 2. First option is this, fx mod of fx less than equal to 2x. Option C is mod of fx is less than equal to 1, while D option is fx is equal to 3 for some x belonging to the interval 0 to 2. ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, let f is a function from 2,7 to 0 to infinity, and this is a continuous and differentiable function. Okay, then the value of this expression f of 7 minus f of 2, and then यहाँ पे f of 7 का स्क्वायर प्लस f of 2 का स्क्वायर प्लस f of 2 into f of 7 डिवाइडेड बाई 3 दिया गया है साथ में, इज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं 3 टाइम f स्क्वायर c into f डैश c, और ऑफ c के बारे में लास्ट में बता दूंगा एक साथ, 5 टाइम f स्क्वायर c into f डैश c, c ऑप्शन इज 5 टाइम f स्क्वायर c into f c, now f डबल डैश c, सॉरी f डबल डैश c, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है d इज नन ऑफ दिस। c जो ये है यहाँ पे ऐसा है फॉर सम c इन द इंटरवल 2 to 7, ठीक है। इन c के बारे में ये कहा गया है किसी c के लिए फॉर सम c। थर्ड जो क्वेश्चन हम इस सेटअप में लिख रहे हैं वो है कि if fx is a function and this function is continuous as well as differentiable on the interval -3 to 9, okay, and f dash x के बारे में बताया कि f dash x बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 8 के बीच में for all x belonging to -3 to 9, okay। आगे कह रहा है कि n कैपिटल N is equal to number of divisors of the greatest possible value of greatest possible value of f of 9 minus f of -3, then find the sum of digits of n, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन अभी मैंने लिखे हैं, इनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इनको यूज किया जाए लैग्रेंजेस को। तो पहले में देखो उसने खैर यहाँ तो बता ही दिया है, ये तो बहुत बड़ा हिंट है कि वो खुद ही कह रहा है कि लैग्रेंजेस को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल बोलता तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे इसमें बोलता है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल बोल देता तो वो वही तो कंडीशंस होती है ना भाई, लेकिन ये बोलने का मतलब वो लैग्रेंजेस ही यूज करनी एक तरह से। अब कह रहा है फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है भाई, 0 है, और f डैश x हमेशा क्या है, मॉडुलस ऑफ f डैश x हाफ से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 2, तो हमें इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये सब बातें जो की गई है ना वो 0 से 2 के लिए की गई है, ठीक है ना। x कहां पे लेना आपको, 0 से 2 में, इन जो a b c ऑप्शंस में है, d ऑप्शन के बारे में पहले बताया गया है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। तो क्या करेंगे भाई हम कि हमें fx के बारे में चेक करना है कि fx की वैल्यू कैसी आएगी, fx के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x पे किसी भी x पे पूछा भी, ऐसा तो नहीं 2 पे पूछा गया है। कभी आप कहोगी लैग्रेंजेस 0 से 2 पे लगा देते हैं, 0 से 2 पे अगर लैग्रेंजेस लगाओगे तो आपको ये मिलेगा f of 2 minus f of 0 upon 2 minus 0। तो इससे क्या मिलेगा, f of 2 थोड़ी चाहिए हमें, चाहिए f of x किसी भी पॉइंट पे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 0 से 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने फंक्शन ले लिया fx और इंटरवल ले लिया 0 से लेके x। हाँ x क्या है, x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो जैसे x में हाफ भी ले सकता हूँ, x में 1/3 भी ले सकता हूँ, 3/4 भी ले सकता हूँ, 3/2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ x को, ठीक है। तो अगर हमारा fx इस फंक्शन इस इंटरवल पे क्या था, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था, तो ये तो इसका सबसेट है ना, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। तो इस इंटरवल पे अगर बात करें तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, LMVT इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भाई लगेगी। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अगर लग रही है तो क्या होना चाहिए, देन
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो शुड बी इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है ना, फॉर सम सी इन द इंटरवल 0 to x। ओपन कर देता हूँ मैं 0 से x इस इंटरवल में, यही तो लैग्रेंज मीन वैल्यू। चलो तो मैं मोड ले लेता हूँ दोनों तरफ। यहाँ देखो एफ ऑफ 0 0 है, जो खत्म हो जाएगा तो बचेगा एफ ऑफ x अपॉन x, इसका मोड इज इक्वल टू एफ डैश सी। मोड लेने की वजह क्या है, क्योंकि एफ डैश के बारे में मोड इससे पता है हमें। एफ डैश सी, सी 0 से x में है तो सी 0 से 2 में भी है, तो 0 से 2 में अगर बात करें तो एफ डैश सी है, उसका मोड क्या आएगा 1/2 या उससे छोटा आएगा, ये हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मोड ऑफ एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2 इनटू मोड ऑफ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि मोड ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है। वैसे भी x कहां बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में, तो अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूं कि मोड ऑफ एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू x/2। क्यों, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में, और 0 से 2 में x पॉजिटिव है तो मोड x को लेगा। तो इसमें से देखा जाए तो एफ एक्स ऐसा होगा तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये 2x है, वहां पे x/2 है, ठीक है। तो हाँ, वैसे देखा जाए कि fx लेस देन इक्वल टू x/2, तो इससे छोटा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना अपने आप, ठीक है। तो एक बार देखते हैं चलो। तो अब देखो एक चीज और देखो, आप x अगर 0 से 2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोड ऑफ fx है ना, वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 है, तो उस टाइम पे भी एक ही एक से छोटा है, तो ओवरऑल 0 से 2 में हमेशा क्या रहेगा, एक या एक से छोटा। तो एक तो ये ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया कि fx 3 होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता, एक या एक से छोटा है। और ये ऑप्शन भी सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है। बच गई बात बी पे कि fx का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 2x आएगा, तो ये भी सही है यहाँ पे। क्यों भाई, क्योंकि fx का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू x/2 आया। भाई हम बात कर रहे हैं 0 से 2 के बीच में, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, अगर x बिलोंग करे 0 से 2 के बीच में, तो अगर मैं ये कह दूं कि x/2 इज लेस देन 2x, तो सही है या गलत है, सही है भाई, लेस देन इक्वल टू 2x होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन भी यहाँ सही मिलेगा आपको, क्योंकि fx का मोड क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2x भी होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि x/2 से छोटा है तो 2x से भी छोटा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो सारे इस तरह से देखे जाए तो सारे ऑप्शन क्या होते हैं, इन सारे ऑप्शंस में बी एंड सी आर द राइट आंसर्स, ठीक है। तो बी क्यों सही है, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। 1/2x से छोटा है और x 0 से 2 था, इसलिए बोल दिया मैंने। नेगेटिव वगैरह हो तो फिर सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेगेटिव नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कि fx है का मोड है वो लेस देन x/2 है, तो ऑब्वियस सी बात वो लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x भी आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं थर्ड सेकंड क्वेश्चन में। देखो क्या है, तो क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, देखें तो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और कहां से कहां डिफाइंड है, 2,7 से लेके और 0 से इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि इसके बारे में क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्मूला बनता दिखेगा a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ पे a³ माइनस b³। देखो कोई सोचे कि इसको लेके मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दूं, क्यों लैग्रेंज क्यों लगाना चाह रहा है, क्योंकि देखो डेरिवेटिव में गया है फॉर सम c बिलोंगिंग टू दिस, तो ऐसा तो तभी होता है जब लैग्रेंज लगी फॉर सम c डेरिवेटिव में चला जाए। तो अगर कोई इस पे लेकर लैग्रेंज लगाता है तो इनकी वैल्यू कहां से लाओगे आप, c की टर्म में। हमें तो पूरे को c की टर्म में एक्सप्रेस करना है ना, हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है ना, 7 पे क्या वैल्यू है, 2 पे क्या वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे सोचेंगे कि ये पूछा गया है आपसे f7 का क्यूब माइनस f2 का क्यूब अपॉन 3, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे तो फंक्शन fx है ही नहीं, यहाँ पे तो fx का क्यूब हो गया, तो इसलिए हम एक नया फंक्शन कंसीडर करेंगे hx, एंड hx इज fx का क्यूब। अब एक चीज बताओ, fx अगर कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है तो hx भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस को तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ही आते हैं। तो इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो hx पे हम लगाएंगे। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑन hx हम अप्लाई कर रहे हैं। x कहां से कहां लेंगे, 2 से 7 में लेंगे, तो क्या मिलेगा, h of 7 माइनस h of 2 अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ आएगा h डैश c फॉर सम c बिलोंगिंग टू द इंटरवल 2 to 7, ठीक है ना भाई। तो अब देखो h of 7 क्या है, f of 7 का क्यूब,
माइनस में दिस इज एफ ऑफ 2 का क्यूब अपॉन ये कितना है 5 इज इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो एस डैश सी हमें आंसर एफ की टर्म में देना है, तो एच एक्स ही है तो एस डैश एक्स कितना आएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद 3 आगे एफ एक्स का स्क्वायर बचेगा एंड देन एफ एक्स का रहेगा एफ डैश एक्स, तो एस डैश सी कितना आएगा 3 एफ स्क्वायर सी एंड देन एफ डैश सी। तो वैल्यू तो पूछी गई है उसमें नीचे 3 लाया गया है, तो मैं क्या करता हूँ अगले स्टेप में 3 को नीचे ले आता हूँ, तो f7 का क्यूब माइनस f2 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 टाइम f स्क्वायर c एंड देन f डैश c। तो यहाँ से हम देखें तो कौन सा सही दिख रहा है अभी, b इज द राइट आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको अलग से सोच के लैग्रेंज लगाओगे तो फिर दिक्कत इसकी होगी, ये टर्म आप मैनेज कर ही नहीं पाओगे। और लैग्रेंजेस क्यों लगाया, क्योंकि आपको डेरिवेटिव में जाना है फॉर सम c, तो फॉर सम c ऐसी चीजें तो लैग्रेंजेस में आती हैं, तो हिंट यहाँ से पकड़ना पड़ेगा कि लैग्रेंजेस एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, fx कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ओके, एक क्लोज इंटरवल दिया गया -3 से लेके 9 पे, और डेरिवेटिव का बाउंड बताया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव का बाउंड बताया था कि डेरिवेटिव होगा वो मोड ऑफ डेरिवेटिव 1/2 से छोटा होगा, तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा -1/2 से 1/2, इस तरह से बाउंड बता रखा है कि डेरिवेटिव कहाँ होगा -2 से 8 होगा हमेशा। अब n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। अब एक चीज सोचो, fx फंक्शन दिया गया है एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कहाँ पे -3 से लेके 9 पे, और वैल्यू पूछ रहा है f9 माइनस f ऑफ -3, तो सीधा सीधा लैग्रेंजेस की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कंडीशंस होने का मतलब क्या है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो क्या मिलेगा f ऑफ 9 माइनस f ऑफ -3 अपॉन 9 माइनस -3 should be equal to f dash c for some c in the interval -3 to 9। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो हमें मिला f ऑफ 9 माइनस f ऑफ -3 is equal to 12 into f dash c for some c in the interval -3 to 9। अब देखो समझने की चीज क्या है कि हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब हम ये मैक्सिमम ले, तो f dash c यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो c अगर यहाँ बिलोंग करे तो f dash x पे ये कंडीशन है भाई, तो f dash c ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 8 ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको कितना चूज कर लूंगा 8 टू मैक्सिमाइज दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ 9 माइनस f ऑफ -3 अगर देखा जाए तो कितनी मिली 96। तो n क्या है, n क्या है भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस, n क्या है भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 96। अब 96 के डिवाइजर्स भी निकालने के लिए फैक्टराइज कर दो इसको, तो सबसे पहले कितने गए, 2 पे 48, 2 पे 24, 2 से 12, फिर 2 से कितना मिलेगा 6 और फिर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 32 इंटू 3 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ना, तो कितना आएगा 6 इंटू 2 कितना आ गया भाई 12 आ गया, दिख रहा है ना आपको, 5 बढ़ जाएगा 6 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 12 आया। तो n क्या है 12 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कर दोगे आप, तो राइट आंसर इज 3 इन दिस केस। क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ लैग्रेंजेस का, उसके साथ में एक हम रोल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो बोला है यहाँ पे सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, यूजिंग LMDT prove that if b is greater than a is greater than 0 then b minus a upon 1 plus b square is less than tan inverse b minus tan inverse a is less than b minus a upon 1 plus a square। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो एक पहले हम रिजल्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि शो दैट fx एक फंक्शन दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, ये ले लो एक पॉलीनोमियल इक्वेशन, x by 1 फैक्टोरियल x square by 2 फैक्टोरियल x cube by 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन
x raised to power n by n factorial is equal to 0 cannot have, this equation cannot have a repeated root। ठीक है, रिपीटेड रूट से रिलेटेड एक रिजल्ट बताऊंगा मैं, फिर इसको सोल्व करेंगे हम रिपीटेड रूट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे साथ में, और दैट क्वेश्चन इज द इक्वेशन sin x plus x into cos x is equal to 0 has at least one root in the interval, options are minus pi by 2 to 0, option B is 0 to pi by 2, option C is minus pi by 2 to pi by 2, and option D is 0 to pi। मल्टी करेक्ट है, ठीक है, दिस इज मल्टी करेक्ट। ठीक है जी, लास्ट की हम 3 प्रॉब्लम आज की डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी है वो बेस्ड है लैग्रेंजेस पे, बाकी 2 हमें सोचने पड़ेंगे कैसे करें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट इजी है, मतलब आइडिया इसका आसान है। अभी सोचा था हमने b माइनस a पॉजिटिव होगा भी, तो मैं इस b माइनस a को उतार के यहाँ भेज देता हूँ, b माइनस a से डिवाइड कर देता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये आ गया। तो ये चीज तो देख के दिमाग में आ ही जाएगा कि एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फंक्शन मान लेता हूँ fx एंड दैट फंक्शन इज tan इनवर्स x। फेयरली सिंपल है क्योंकि आइडिया यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, इंटरवल में ले लेता हूँ a से b क्योंकि b a से बड़ा है। Now tan इनवर्स x a से b पे, tan इनवर्स x इनफैक्ट पूरी रियल लाइन पे क्या होता है, कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब क्या होगा, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है यहाँ, है ना। तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c फॉर सम c बिलोंगिंग टू द इंटरवल a to b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया भाई, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a, ये आया। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 by 1 plus x square, तो हो जाएगा 1 by 1 plus c square for some c in the interval a to b। ठीक है, अब बस आपको इनइक्वालिटी सेट करनी है। तो देखो इसको लेके हम सोचते हैं कि 1 by 1 plus c square की अगर मैं बात करूं तो 1 plus c square है वो 1 plus a square से बड़ा है और 1 plus b square से छोटा है, क्योंकि a b c सारे पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो इसलिए स्क्वायर वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा इनका तो 1 plus c square किससे बड़ा आएगा, 1 by 1 plus b square से, जबकि छोटा आ जाएगा 1 by 1 plus a square से। और ये क्या है, तो ये किसके इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे आपको इसको स्विच करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो आपको क्या मिलेगा, 1 by 1 plus b square is less than this which is further less than 1 by 1 plus a square। ठीक है, तो ऐसा ही एक पहले भी हमने आइडिया यूज किया था। तो फंक्शन आपको पिक करना है और फिर उसको आपको एक्सप्लोइट करना है कि c को a b के टर्म में ले जाना है, तो इनइक्वालिटी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वेशन दी गई है, एक तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए रिपीटेड रूट के लिए एक रिजल्ट है कि मान लो fx इज इक्वल टू 0, ये मान लो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसका प्रूफ भी फेयरली सिंपल है, आप देख पाओगे आराम से। इसके मान लो रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का मतलब जैसे x इज इक्वल टू 1, रिपीटेड रूट होने का मतलब कम से कम 2 बार वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, कम से कम 2 बार आए। तो मान लो x इज इक्वल टू अल्फा क्या है, इसका रिपीटेड रूट है। तो अगर x इज इक्वल टू अल्फा इसका रिपीटेड रूट है तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि fx जब आप लिखोगे तो उसमें x माइनस अल्फा ये फैक्टर है ना, ये कम से कम कितनी बार आएगा, 2 बार। हो सकता है 2 से ज्यादा भी आए। ठीक है, और उसके साथ में कोई और पॉलिनोमियल आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, भाई ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फैक्टर है, तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन बचेगा वो ये हो गया। ठीक है, हो सकता है x माइनस अल्फा यहाँ पे और भी हो। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो डेरिवेटिव आएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर z डैश x प्लस gx एज इट इज, और ये आएगा 2 टाइम x माइनस अल्फा। तो रिजल्ट क्या है कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा एक पॉलिनोमियल फंक्शन का रिपीटेड रूट है तो x इज इक्वल टू अल्फा उसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू अल्फा तो सेटिस्फाई कर रहा है, रखो यहाँ पे 0,
यहाँ पे रखो 0, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एफ डैश अल्फा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ डैश x इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तभी ये करना है कि अभी आप किसी पे लगाते फिर इस रिजल्ट को। fx अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है and if it has a repeated root then that repeated root will be a zero of this equation f dash x is equal to 0 उसके डेरिवेटिव का। ठीक है, तो देख लिया हमने इसका रिजल्ट मतलब फॉलो कहाँ से कर रहा है, ज्यादा पावर है तो भी यही तरह से आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि शो करो कि इसके रिपीटेड रूट नहीं हो सकते। पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो कोई रिपीटेड रूट नहीं मिलेगा। तो देखो इसी आइडिया का यूज करेंगे हम। कैसे, तो हम मान लेते हैं भाई कि ये हम लेके चलते हैं, ये इक्वेशन है। ठीक है, px इसको मैंने मान लिया px इज इक्वल टू 0 या fx मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं तो f डैश x क्या आएगा, देखो तो f डैश x आएगा 1 का 0, x का हो जाएगा 1, ये 2 आगे जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2x by 2 फैक्टोरियल, अगला आएगा 3x स्क्वायर by 3 फैक्टोरियल, 4x क्यूब by 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n x की पावर n minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं तो f डैश x कितना आएगा 1 प्लस x, 3 से कटेगा तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बचेगा, ये x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बचेगा एंड सो ऑन x की n minus 1 बाई n minus 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो ये f डैश x हो गया। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि लेट दिस इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट, कॉन्ट्रडिक्शन लाएंगे हम। तो मैंने क्या मान लिया, लेट fx is equal to 0 has a repeated root। ठीक है, तो इसका एक रिपीटेड रूट है मान लिया, तो रिपीटेड रूट क्या मान लिया, से x is equal to अल्फा। तो x is equal to अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। अभी रिजल्ट सीखा ना हमने कि इसका अगर रिपीटेड रूट है तो डेरिवेटिव का भी रूट होगा। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f of अल्फा 0, तो इसका मतलब 1 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, अल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अल्फा n minus 1 by n minus 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल लास्ट में आएगी अल्फा की n by n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। f of अल्फा 0 होगा एंड f डैश अल्फा भी 0 होगा, तो f डैश अल्फा भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, अल्फा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और बिल्कुल लास्ट में आएगा अल्फा की पावर n minus 1 by n minus 1 फैक्टोरियल, ये भी 0 होना चाहिए। तो अभी दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व करता हूं तो सबट्रैक्ट कर देता हूं सिंपली, तो मेरे को मिलेगा अल्फा की पावर n by n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा इज इक्वल टू 0। भाई अल्फा 0 ही होगा ना इसका मतलब, तो क्योंकि अल्फा की पावर n 0 आ रहा है तो अल्फा तो 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब 0 इज द रिपीटेड रूट, व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि 0 तो इसका रूट ही नहीं है। ठीक है ना, तो व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अब्सर्ड। पूरा ऐसा कुछ है ही नहीं ना भाई, 0 इसका कहां रूट है, रिपीटेड तो छोटे इसका रूट ही नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर रिपीटेड रूट है तो फिर वो 0 बनेगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव ए रिपीटेड रूट, बिकॉज़ इफ दिस हैज अ रिपीटेड रूट देन दैट रिपीटेड रूट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ऐसा तो कुछ भी है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि 0 इसका रूट ही नहीं है तो दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव ए रिपीटेड रूट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का रिपीटेड रूट है तो उसके डेरिवेटिव का भी वो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है भाई, तो अब फाइनल क्वेश्चन हम आज का डिस्कस करते हैं और इसमें कह रहा है कि हमें बताना है कि ये इक्वेशन है इसका कम से कम एक रूट किस इंटरवल में होगा। अब देखो इसमें गलती कहाँ हो सकती है, अब इस पे रोल्स थ्योरम आप सोचो एक बार। तो एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ये है वो फंक्शन है x into sin x, करके देख लो आप डिफरेंशिएशन। तो ये चीजें आप इंटीग्रेशन में सीख जाओगे, क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है, जिस इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ये उसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो मैंने सीधा लिख दिया x sin x का डिफरेंशिएशन ये है। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x sin का cos, तो x cos x plus sin as it is x का 1, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है तो अगर मैं सोचूं रोल्स थ्योरम के हिसाब से तो एटलीस्ट वन रूट कहाँ होगा, तो एटलीस्ट रूट अगर इस इक्वेशन में चाहिए तो हम उसमें रोल्स थ्योरम ही सोचते हैं, क्योंकि आपको f डैश x बराबर 0 रखना होता है। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव भी होगा उसको 0 करना है। तो देखो इसके हिसाब से सोचोगे आप, तो ये ऑप्शन देखो आप, सबसे पहले सी ऑप्शन। तो f ऑफ -π/2 क्या आएगा, तो
तो माइनस पाई बाई टू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो आएगा पाई बाई टू, क्योंकि माइनस पाई बाई टू इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस वन होता है। और एफ ऑफ पाई बाई टू कितना आएगा, तो ये भी कितना आ रहा है, पाई बाई टू। तो एक्सट्रीम वैल्यू जो एंड पॉइंट्स है वहां पे वैल्यू क्या है, सेम है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो माइनस पाई बाई टू पे ये है, पाई बाई टू पे भी इक्वल है वैल्यू। फंक्शन क्लियरली कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, हर कहीं पूरी रियल लाइन पे है तो इन पे तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट सम c such that f dash c is equal to 0, जहां पे c कहां बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो f dash c क्या है, तो f dash x क्या है, यही तो। तो इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो गारंटीड है यूजिंग रोल्स थ्योरम, ठीक है। जीरो से पाई पे आओ, तो ऐसे ही अब मैं ले रहा हूँ x जीरो से पाई। तो जीरो से पाई में देखो f की वैल्यू जीरो पे जीरो, f की वैल्यू पाई पे जीरो, साइन की वजह से, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही। तो इसका मतलब क्या होगा कि f डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 टू पाई। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे भी एटलीस्ट एक जीरो देगा, ठीक है। अब दिक्कतें हमें यहाँ आएंगी, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट वन जीरो कहाँ होगा, तो दो तो हो चुके हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे लैग्रेंज एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आएंगी। फिर माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू, ठीक है। जीरो पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो रोल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे रोल्स नहीं लग रहा, यहाँ पे रोल्स नहीं लग रहा, तो रोल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रोल्स एप्लीकेबल हो तो कम से कम एक मिलता है, रोल्स एप्लीकेबल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है जीरो मिलेगा ही नहीं, हो सकता है मिले। और यहाँ पे एक चीज देखो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक जीरो है, तो या तो यहाँ मिलेगा वो जीरो या यहाँ मिलेगा, हो सकता है दोनों में मिल जाए, क्योंकि एटलीस्ट एक जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई करो कि रोल्स ना यूज की जाए, जहाँ पे आपको लगे कि सभी ऑप्शंस पे तो लग ही नहीं रही है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए, तो ऐसे में सबसे आसान तरीका होता है ग्राफिकली आप सोचो। ग्राफिकली कैसे सोचेंगे आप, तो ये समझ में आया रोल्स में कहाँ दिक्कत है, ए और बी ऑप्शन को चेक करने में आपको दिक्कतें आएंगी रोल्स थ्योरम में। तो ठीक है, हम रोल्स थ्योरम नहीं सोच रहे हैं मान लो, तो कैसे करें। तो ऐसे में ज्यादा अच्छा मेथड है, क्या इन चीजों के ग्राफ आपको आते हैं, तो कोई कहेगा कि साइन का आता है, कोस का आता है, एक्स का आता है, लेकिन एक्स इंटू कोस एक्स का नहीं आता। कोई नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स ले लिया, तो मैं ऐसे कर लूँ, कोस को इधर भेज देता हूँ ना, तो tan x इक्वल टू माइनस एक्स। इसके बारे में तो सोच ही सकते हो ना। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखते हैं ना। हाँ, ये ध्यान रखना, हमने कोस से डिवाइड किया था, ठीक है, कोस से डिवाइड किया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोस जीरो नहीं है। तो कोस जीरो होता तो वैसे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होनी, क्योंकि कोस जीरो होगा तो साइन प्लस वन या माइनस वन होगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, तो मैं लिख भी लेता हूँ, कोस एक्स को मैंने क्या मान के सोचा है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो ये तो बड़े आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं माइनस पाई बाई टू से लेके पाई तक। तो ये हो गया आपका पॉइंट माइनस पाई बाई टू, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज पाई। तो ग्राफ अगर देखें तो tan का ग्राफ चाहिए हमें, तो ये असिम्प्टोट मैंने खींच दिए हैं। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में tan ये हो गया, और फिर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जीरो जीरो से पास करेगा, ये लाइन होती है। तो यहाँ से आप ऐसे से आपको सब दिखेगा पूरा एग्जैक्ट क्या मिलने वाला है आपको। तो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले कह रहा है माइनस पाई बाई टू से जीरो में कोई सॉल्यूशन होगा, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो में कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जीरो पे सॉल्यूशन मिला है। एक सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो इटसेल्फ। तो माइनस पाई बाई टू से जीरो में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीरो से पाई बाई टू में, तो जीरो से पाई बाई टू में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो पे मिला है, जीरो नहीं ले सकता मैं। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है, उसने एटलीस्ट एक ही बोला है, तो सही है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इज देयर। जीरो से पाई में, तो जीरो से पाई में देखें तो भी एक सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या मिला आपको, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इज देयर, ठीक है। तो ग्राफिकली सोचोगे तो कोई मतलब ही नहीं गलत होने का, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ दिख रहा है, बनाया जा सकता है, तो ग्राफिकली सोचो, ठीक है। रोल्स में इनको आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे, इन पे आप बिल्कुल बोल पाओगे कि एटलीस्ट एक मिलेगा, लेकिन इनको कंक्लूड नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर उसने एग्जैक्ट पूछ लिया होता कि कितने रूट होंगे,
तो एग्जैक्ट में तो फिर रोल्स का मतलब ही नहीं होता है, तो फिर उस टाइम पे आपको ग्राफ आने चाहिए भी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कब रोल्स एप्लीकेबल है, मतलब कब रोल्स थ्योरम को एक्सप्लॉइट करना है और कब अवॉइड करना है। अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आप कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलस का रोल्स थ्योरम वगैरह, सिर्फ ग्राफ बना के सॉल्व करो। ग्राफ में डाउट है तब हम सोचते हैं कुछ, ठीक है भाई। तो ये था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम्स। 2 लेक्चर्स में हमने रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट कर लिए हैं। अगला लेक्चर हमारा होगा वो अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।